आपको यहाँ दिया है एग्जाम्पल 1, पहला ही एग्जाम्पल हम सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें आपको दिया है कंपनी का इक्विटीज एंड लायबिलिटीज बोल के बैलेंस शीट दिया है आपको, जिसमें आपको शेयर कैपिटल दिया, लेकिन वहां नोट नंबर 1 भी दिया है। दैट मीन्स उसका कुछ ब्रेकअप है। जहां तक है ब्रेकअप में प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर का ब्रेकअप होगा। तो नेक्स्ट आपको रिजर्व एंड सरप्लस दिया, उसका भी आपको नोट नंबर दिया है। दैट मीन्स उसका भी ब्रेकअप है, उसमें जनरल रिजर्व और सरप्लस कुछ होगा। आपको लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स दिए है, जिसमें आपको बोला डिबेंचर है, यानी और कोई आइटम नहीं है, इसलिए कोई नोट नंबर नहीं दिया। आपको करंट लायबिलिटी में दिया है शॉर्ट टर्म बोरोइंग, जो कि बैंक लोन है बोला है, ट्रेड पेएबल और शॉर्ट टर्म प्रोविजन। शॉर्ट टर्म प्रोविजन में नोट दिया है, तो देखना पड़ेगा उसमें क्या आइटम है। नेक्स्ट क्या दिया है अपने को, नॉन करेंट एसेट। अब एसेट साइड आ गया। नॉन करेंट एसेट में आपको दिया है फिक्स एसेट, जिसमें पहला आइटम दिया है टेंजिबल एसेट, दूसरा इनटेंजिबल एसेट। तो यहां पर आपका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन नहीं है, तो यहां वर्किंग थोड़ा सा डिफरेंट बनेगा। हम लोग लास्ट क्लास जब किए थे तो उसमें एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लेके हम आपको वर्किंग समझाया था। इस सब में विदाउट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन वाला है तो वो भी करेंगे, और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन वाला नेक्स्ट हम ही करेंगे। आपको बोला नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट भी है। फिर आपको करंट एसेट में क्या दिया है, करंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। बेटा हम पहले ही आपको एक चीज बोला था, जब आपको कैश एंड कैश इक्विवेलेंट दिया है और करंट इन्वेस्टमेंट दिया है, तो करंट इन्वेस्टमेंट को भी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का पार्ट मान लेते हैं। तो आपको कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितना दिखाई देना चाहिए, ओपनिंग 1,30,000 प्लस 5,000 135, और इधर 25,000 प्लस 15,000 मतलब 40,000। हाँ 40 ओपनिंग होगा ना। हाँ ये देख लेते, एक मिनट, यहाँ 2019 दिया है या 2018 दिया है, तो कृष्णा सही है, 40 ओपनिंग है और ये क्लोजिंग है। ये थोड़ा सा ढंग से रीड कर लेना। पहला आइटम किस ईयर का दिया है, एक सेकंड होल्ड करो, एक सेकंड होल्ड करो। हाँ तो यहाँ पे अपने को यहाँ शॉर्ट टर्म, ये सॉरी क्या गया, हम जो ये 2019 पहले दिया है, 2018 बाद में दिया है। जनरली यही देता भी है, पहले क्लोजिंग बाद में ओपनिंग। लेकिन अगर कभी कभी रिवर्स दे दे तो प्लीज पहले ईयर्स को ढंग से पढ़ लेना। ये मेरे फ्रेंड के साथ एग्जाम में हुआ था, वो ईयर गलत, वो ईयर पे ध्यान नहीं दिया, उसको हमेशा यही ध्यान रहता था पहले क्लोजिंग बाद में ओपनिंग देगा, वो पूरा सम उल्टा बना के आ गया था। मतलब वो ईयर देखा ही नहीं, वो हर बार उल्टा ही पढ़ा चीज को, तो पूरा सम ब्लंडर हो गया, उसका 0 मिला उसको पूरा सम सॉल्व होने के बाद भी। तो ये गलती मत करना। तो मेरा क्लोजिंग है 1,35,000 और मेरा ओपनिंग है 40,000। ठीक बात। अब देखो नीचे यहाँ ब्रेकअप नोट्स में क्या क्या दिया, आपने पहले ही बात किए थे। एक मिनट, हाँ यहाँ पे क्या दिया देखो, शेयर कैपिटल में बोला था ना इक्विटी और प्रेफरेंस का ब्रेकअप दिया होगा पक्का। तो आपको बता रहा हूँ शेयर कैपिटल में जो 7.5 लाख आपका क्लोजिंग है, उसमें 5.5 लाख इक्विटी शेयर का है और 2 लाख प्रेफरेंस शेयर का है। वैसे ही जो 7.5 लाख ओपनिंग है, उसमें 4.5 लाख इक्विटी, 3 लाख प्रेफरेंस है। आपको रिजर्व एंड सरप्लस में आज सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व दिए है। ये सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व कब मिलता है कंपनी को, जब वो इक्विटी शेयर इशू करता है। और देखो इक्विटी शेयर इशू हुआ भी है, 4.5 लाख का इक्विटी शेयर था ओपनिंग में मेरा, एंडिंग में कितना है 5.5 लाख, है ना। यानी मेरा 1 लाख से शेयर कैपिटल बड़ा है। इशू ऑफ शेयर हुआ 1 लाख का, और 10,000 प्रीमियम पे इशू हुआ है। क्योंकि आपका शेयर इशू का एंट्री क्या होता था, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। वो एप्लीकेशन अलॉटमेंट एक बार हम इग्नोर कर रहे हैं। तो आपका प्रीमियम भी आ रहा है और शेयर का पैसा भी आ रहा है। तो बैंक में तो आपके 1,10,000 रुपये आया होगा ना, ये वही प्रीमियम का बात कर रहे हैं। जनरल रिजर्व भी दिया आपको और सरप्लस भी दिया है। और शॉर्ट प्रोविजन का जो नोट दिया था 3 नंबर नोट, उसमें एक ही आइटम है, प्रोविजन फॉर टैक्स। तो ये अपना बैलेंस शीट रीड कर लिया अपने। अब आ जाओ आप नोट्स के ऊपर, एडजस्टमेंट्स के ऊपर। बोला ड्यूरिंग द ईयर अ पीस ऑफ मशीन कॉस्टिंग ₹60,000, जिसका डिप्रिसिएशन कितना है 20,000, 20,000, उसको बेच दिए 50% एट बुक वैल्यू। तो यानी 60,000 का मशीन था बेटा, 60,000 का मशीन था, 20,000 तो उसका डिप्री है, तो उसका आज के दिन बुक वैल्यू कितना है
40 40,000 उसको 50% में बेच दिए, मतलब 20,000 में सोल्ड कर दिए सोल्ड किए हम 20,000 में, तो लॉस कितना खा गए? 20,000 का, 20,000। क्योंकि 40,000 का मशीन हम 20,000 में बेचा, तो लॉस खाया 20,000 का। इधर बुक वैल्यू 60 नहीं है क्या? नहीं, कॉस्टिंग बोला ना बेटा, पढ़ो वर्ड ठीक से। हाँ कॉस्टिंग वर्ड जब भी यूज करे ना, मतलब उसका परचेज प्राइस बता रहे। हो सकता है ना 4-5 साल पहले हम उसको 4,500 में खरीदे थे, हाँ। तो 5 साल यूज किए तो उसका डिप्री भी तो होगा, तो 20,000 का उसका डिप्री हुआ होगा। ठीक है। हाँ और अदर एसेट का डिप्रिसिएशन 60,000 है। अदर एसेट का डिप्रिसिएशन 60,000 है। आपको बोला इनकम टैक्स प्रोवाइडेड 45,000, मतलब इस साल नया क्रिएट किया, पेड वर्ड यूज नहीं किया है, प्रोवाइडेड बोला है, मतलब इस साल नया क्रिएट किया। पेड बोलता मतलब इस साल इतना पेमेंट किए। आपको बोला कंपनी एडिशनल डिबेंचर इशू किया था 1 अक्टूबर 2018 को, और बैंक लोन रिपेड कर दिया था उसी दिन। तो ये देखो, आप एक चीज गौर करो, आपका यहाँ पे डिबेंचर का वैल्यू कितना दिया है? ओपनिंग कितना था? 1.5 लाख, जबकि क्लोजिंग कितना हो रहा है? 2,60,000, मतलब 1,10,000 का डिबेंचर इशू हुआ है। हाँ वैसे बैंक लोन का देखो, ओपनिंग बैंक लोन कितना था? 50,000, क्लोजिंग कितना है? 40,000, मतलब 10,000 का लोन इस साल पेमेंट हुआ है। ये कब पेमेंट हुआ और कब इशू हुआ है? क्वेश्चन आपको बताया 1 अक्टूबर 2018 को, मतलब ईयर के मिड में, क्योंकि अपना मिड ही हो गया, 6 महीना होता है, अप्रैल से सितंबर और अक्टूबर टू मार्च, फिर 6 महीना। तो साल के बीच में कंपनी और डिबेंचर इशू किया है, और साल के बीच में ही कंपनी थोड़ा सा लोन चुका दी है। क्लियर है ये बात? हाँ। और आखिरी एडजस्टमेंट इसमें क्या नीरज मामा, हाँ बोलो। एक डाउट है, ये बैंक लोन को वापस रीपेमेंट करने के लिए डिबेंचर इशू किया है क्या? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कोई कनेक्शन नहीं, ऐसा कोई कनेक्शन नहीं, आपको इसका कनेक्शन ढूंढना भी नहीं। क्यों किया वो कंपनी का चॉइस है, वो थ्योरेटिकल बात है, सम्स में कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। ठीक है। अच्छा, कोई कनेक्शन नहीं है, हो सकता है किया है, हो सकता है नहीं किया है, वी डोंट नो। कंपनी क्या सोच कर डिसीजन लिया है, वो प्रैक्टिकल सम में हम लोग गेस नहीं कर सकते। एट द एंड ऑफ द ईयर प्रेफरेंस शेयर रिडीम किया। अच्छा, प्रेफरेंस शेयर आपका घट रहा है, देखो ओपनिंग प्रेफरेंस शेयर कितना था मेरा? 2 लाख, 3 लाख, क्लोजिंग कितना है मेरा? 3 लाख, 2 लाख, 2 लाख। क्लोजिंग 2 लाख है, तो 1 लाख से प्रेफरेंस शेयर घटा है। हाँ वो कब वापस लिए हम पब्लिक से? साल के एंड में, एट द एंड ऑफ द ईयर, वो भी 5% प्रीमियम पे, यानी जो 1 लाख से कम हुआ है उस पे 1,05,000 चुकाए हैं। ये बात क्लियर है? हाँ। तो बेटा जी मेरा वाला तरीके पे आ जाओ। पहले तो पहला काम क्या करना है हमको? नेट प्रॉफिट भी वर्किंग बनाना है। हम भी मोबाइल में इस पीडीएफ को खोलते हैं और अपने स्क्रीन पे व्हाइट पेज पे आते हैं, ताकि हम लोग एक एक करके पहले वर्किंग बना सकें, और आप लोग भी अपने कॉपी में मेरे साथ वर्किंग बनाओगे। तो हम सम्स खोल लेते हैं। ये रहा मेरा सम नंबर 1, ये रहा मेरा सम नंबर 1। हम एडजस्टमेंट खोल लिए, एक मिनट को, हाँ एडजस्टमेंट दिखाना है। हम भी अपने मोबाइल में एडजस्टमेंट खोल लिए हैं, ताकि जब हम व्हाइट पेज पे आए तो हमको बार बार ऊपर नहीं आना पड़े सम में। आराम से एडजस्टमेंट आपको नहीं भी दिखेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, मेरे आप स्क्रीन पे सॉल्यूशन देखो और मेरे साथ सॉल्व करो। इसीलिए हम ये 2 व्हाइट पेज रखा था पीडीएफ के साथ, ताकि आपको सॉल्व यहां दिखा सके। देखो सबसे पहले हमको क्या करना है सर भैया, आपको नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालना है। हम आपको पहले ही बोला था हमको मेन 3 ही वर्किंग करना है। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालना है। हम क्या बोले थे? सरप्लस का डिफरेंस लेंगे और ऐड करते हैं 4 चीज को। प्रोविजन फॉर टैक्स अगर करेंट ईयर का कोई हो, करंट ईयर का, अगर डिविडेंड पेड हो करंट ईयर का, और रिजर्व में अगर बढ़ाई हो, कुछ बढ़े
करेंट ईयर का, है ना। हम्म तो मेरा इस सम में बेटा जी आप एक बार नोट्स वो नोट टू अकाउंट में देखो, सरप्लस कितना बढ़ा है इस साल। सरप्लस 290 290 देख लेते हैं हम भी, 1 मिनट रुको, मेरे को भी दिख 290 हाँ, मेरा ओपनिंग सरप्लस कितना था, -140 और क्लोजिंग हाँ 1.5 लाख। मतलब इस साल वो एक 40,000 का लॉस तो हम उतार ही दिए, प्लस और 1.5 लाख कमाए, 1,50,000 है ना। कमा लिया। और अगर आपको हाँ बढ़िया ये लॉजिक से नहीं सॉल्व करना है तो आप क्लोजिंग माइनस ओपनिंग कर लो। क्लोजिंग कितना है मेरा 150 150 150 और माइनस ओपनिंग ब्रैकेट में लिखते हैं क्योंकि 140 वो -140 है। हाँ तो जब माइनस साइन को हटाएंगे तो प्लस हो जाएगा ना, ब्रैकेट को खोलेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, है ना। हाँ तो ये अल्टीमेटली 190 ही आ जाएगा। तो जो आप लॉजिकली सॉल्व कर लिए थे कि सर आप वो 1,40,000 का लॉस भी उतार दिए और 1.5 लाख प्रॉफिट भी कमा लिए, यानी टोटल इस साल 2,90,000 कमाए होंगे, 2,90,000 कमाए 90 होंगे, तभी आपका 1.5 लाख का जेब में रुपया बचा हुआ है। ठीक बात। हाँ तो चलो यहाँ पे हम 290 लिख देते हैं, 2,90,000 मेरा सरप्लस है। प्रोविजन फॉर टैक्स तुरंत उसका लेजर बना लोगे, हम कोई चाप नहीं रखेंगे अपने ऊपर, प्रोविजन फॉर टैक्स का तुरंत लेजर बना लेंगे। तो मेरा एक लेजर बनाने का काम भी सॉल्व हो जाएगा यहाँ पे साथ साथ में। मेरा ओपनिंग प्रोविजन फॉर टैक्स कितना है बेटा 40,000, तो ओपनिंग बीडी, क्योंकि प्रोविजन फॉर टैक्स एक लाइबिलिटी का लेजर है, लाइबिलिटी हाँ। का किधर ओपनिंग बैलेंस होता है क्रेडिट, और क्रेडिट क्लोजिंग बैलेंस किधर होता है डेबिट। हो गया पुट, कोई दिक्कत नहीं, चलो आपको टैक्स प्रोवाइडेड दिया है कि पेड दिया है, प्रोवाइडेड प्रोवाइडेड दिया है, मतलब इस साल का पीएल वाला फिगर दिया है। कितना है प्रोवाइडेड आपका टैक्स 45,000, तो डिफरेंस हमेशा क्या निकल जाएगा पेड, पेड और अगर पेड दिया तो प्रोवाइडेड निकल जाता, डिफरेंस एक ही बात था सही। तो कितना होगा इधर 45 प्लस 40 95 35 95 और इधर में 50 बाई माइनस हो रहा है, तो बैलेंसिंग फिगर कितना आएगा 95 नहीं 85 आएगा। 85 होगा ना 85 माइनस 50 तो 35। 35 यहाँ कौन सा फिगर जाता है जो इस साल हम बनाए हाँ। पे करें। नहीं नहीं बेटा, पे वाला तुम्हारे ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जाएगा टैक्स पेड, आप पूछे क्या फिर मैं हम समझा पूछा नहीं। यहाँ जाएगा ये, तो हाँ इधर ये जाएगा। हाँ जो इस साल क्रिएट हो रहा है वो जाएगा तुम्हारा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में, और जो इस साल पेमेंट हो रहा है वो जाएगा तुम्हारा ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, जो लास्ट आइटम नहीं होता टैक्स पेड, हाँ इनकम टैक्स पे। हाँ वहां जाएगा। तो ये 35 वहां जाएगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, और ये 45 नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में चला जाएगा, इस साल का नया क्रिएशन। हम प्रोविजन फॉर टैक्स क्रिएटेड लिखते हैं, पेड वर्ड हम कहीं लिखा है यहाँ पे लाइन में, पेड नहीं वर्ड हम यूज भी नहीं किया, तो यहाँ 45 चला जाएगा मेरा। क्लियर है। हाँ चलो मेरा एक आइटम का भी झमेला खत्म और मेरा एक लेजर बनाने का भी झमेला खत्म। चलो नेक्स्ट आ जाओ, डिविडेंड पेड या ऐसा कोई आइटम दिया है सब में, नहीं डिविडेंड पेड तो डिविडेंड नहीं का है। कोई कहानी लेकिन नहीं है प्रेफरेंस सब में। नहीं नहीं बेटा, प्रेफरेंस शेयर को डिविडेंड सम अगर साइलेंट हो तो मत देना, हाँ लेकिन सम अगर प्रेफरेंस शेयर के बारे में साइलेंट हो लेकिन इक्विटी को डिविडेंड दे रहा हो तो समझ लेना है कि पहले प्रेफरेंस को डिविडेंड पक्का दिया होगा। आई रिपीट, मेरा बात अच्छे से सुन लेना, सम्स अगर आपको न इक्विटी के बारे में कुछ बोला न प्रेफरेंस के बारे में डिविडेंड का कुछ बोला तो कोई डिविडेंड देना लेना करना भी मत। नहीं लेकिन सम अगर आपको प्रेफरेंस इक्विटी के बारे में डिविडेंड का कुछ बोल दिया लेकिन प्रेफरेंस के बारे में चुप है तो आप मान लेना कि बिना प्रेफरेंस को डिविडेंड दिए इक्विटी को तो दे नहीं सकते, तो पक्का पहले प्रेफरेंस को भी दिया। हाँ, ये बात हमेशा याद रखना, ये रियल लाइफ का रूल है बेटा, ठीक है। ओके यहाँ मेरा 45 आया था, ये हम लिख दिया था। हाँ। डिविडेंड पेड है नहीं तो हम डैश लगा के छोड़ दिया। रिजर्व, यस मेरा जनरल रिजर्व है ना सब में, हाँ है हाँ 1,20 था, ओपनिंग क्लोजिंग 1.5 लाख है, मतलब 30,000 से रिजर्व बढ़ा है। हाँ भैया सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व भी तो 0 से 10,000 हुआ है, बट बेटा वो तो कोई पैसा आप अलग से रखे नहीं, वो तो शेयर बेच के ही आए,
हाँ तो कोई भी रिजर्व अगर किसी अदर रीजन से क्रिएट हो रहा है जो कि एडजस्टमेंट में मेंशन है, तो उसका कुछ मत करो। तुम्हारे प्रॉफिट से कोई, जब क्वेश्चन कुछ नहीं बोल रहा है, मानते हैं ये रिजर्व प्रॉफिट से क्रिएट हुआ। अगर प्रॉफिट से क्रिएट हुआ है तो मतलब प्रॉफिट से माइनस हुआ होगा, तब हम ऐड बैक हाँ। करेंगे। मतलब प्रॉफिट में गलती हुआ है तो सुधारेंगे। यहाँ पे जनरल रिजर्व जनरली कुछ बोला नहीं है कहां से क्रिएट हुआ, क्या मानेंगे पीएल से ही क्रिएट हुआ होगा, और हम पीएल को हाँ। तो सुधार रहे हैं बेटा, सरप्लस यानी पीएल को सुधार रहे हैं। तो मेरा आ गया पहला आइटम, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स 290 प्लस 45 प्लस 30, 365 265, 365 365, सॉरी, ये मेरा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया। ये देखो सर, हाँ। इसमें सॉल्यूशन में आ जाओ तुरंत एक बार दौड़ के। इतना ही है। हाँ तो अब वहां पे आते हैं, एक बार रुको, कहाँ गया मेरा सम, ये 3 नंबर है, ये 2 नंबर है, ये रहा 1 नंबर है जो, ये क्या हो रहा है, इसमें कहाँ है नोट, वही नहीं। ये रही है, ऊपर आएगा बेटा, ऊपर आएगा। हम तो आपको बहुत सारा सम दिया ना इस पीडीएफ में। हाँ। ये रहा 290 प्लस 45 प्लस 30, 365 मेरा प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ रहा है। ये लोग अलग से सॉल्व नहीं किया बेटा, लोग यही सॉल्व कर दिया। हम यहाँ पे गंदगी नहीं करेंगे, क्योंकि आपका प्रॉब्लम क्या होगा ना एग्जाम में, सबसे बड़ा आपका पेज साइज छोटा होता है एग्जाम पेपर का। हाँ। ठीक है, सीबीएसई का पेज साइज छोटा होता है। अब एक ही पेज में अगर आप सम ढंग से नहीं बना पाते, 1 या 1.5 पेज में, तो आपको बहुत बार बार पन्ना पलटना पड़ेगा। इसलिए वर्किंग हमेशा अलग से बनाओ। सम का जो मेन फॉर्मेट है वो ट्राई करो 1 पेज में रह जाए, 1 या 1.5 पेज मैक्सिमम। और बड़ा सम हमेशा राइट हैंड साइड के पेज से चालू करना, ताकि बार बार पन्ना पलटना नहीं पड़े, राइट और लेफ्ट दोनों सामने सामने खुला रहे। ठीक है, चलो ओके। तो पहला काम खत्म एडजस्टमेंट का। सेकंड एडजस्टमेंट पे आ जाते लेफ्ट हैं। से स्टार्ट करना पड़ेगा ना, तब तो राइट पे खत्म होगा। सॉरी, लेफ्ट से, लेफ्ट से। एक। ठीक है, पहला एडजस्टमेंट खत्म मेरा। हाँ। हाँ। चलो आ जाओ दूसरे एडजस्टमेंट पे। यहां पर हम दूसरा एडजस्टमेंट पढ़ते हैं एक बार। अब आ जाओ वो तुम्हारे एसेट वाले एडजस्टमेंट पे। देखो इनकम टैक्स का एडजस्टमेंट खत्म, हाँ। अब मेरे को एसेट वाला एडजस्टमेंट करना है। तो एसेट वाला एडजस्टमेंट तुरंत करते हैं। और यहां हम आपको दोनों सिखाएंगे, अगर ये प्रोविजन वाला भी होता तब भी क्या करते हैं, और ये नॉर्मल वाला होता तब भी क्या करते हैं। नॉर्मल वाला तो है ही ये सम, तो नॉर्मल वाला ही देखते हैं पहले क्या करते हैं। देखो यहां पे क्या बोला है बेटा, पहले मशीन का, यहां तो खाली मशीन का लेजर बनेगा। हाँ। मशीन या एसेट जो भी है, मशीन ही है, चलो मशीन ही है, जो भी एसेट का नाम होगा वो लिख दो। मेरे को ओपनिंग दिया है मशीन का वैल्यू, बैलेंस शीट में ही दिया है बेटा। कितना दिया है ओपनिंग मेरे को मशीन का वैल्यू, 620। 6,20,000 हम यहाँ लिख दिए ओपनिंग भी दी। क्लोजिंग भी दिया है, क्लोजिंग भी दिया है, क्लोजिंग दिया है 8,60,000, 8,60,000 हम यहाँ लिख दिया। चलो ठीक है, अब मेरे को एडजस्टमेंट क्या बोला, हम उस पर आ जाते हैं। बोला ड्यूरिंग द ईयर एक मशीन बेची है, तो मशीन बेचने से एसेट का वैल्यू कम होता है कि बढ़ता है? कम होता है। कम होता है, तो क्रेडिट में लिखेंगे, क्योंकि एसेट का ओपनिंग बैलेंस डेबिट है, तो बढ़े तो डेबिट करेंगे, घटे तो क्रेडिट करेंगे। जिसका जिधर ओपनिंग बैलेंस होता है बढ़े तो उधर लिखो, घटे तो उल्टा। तो बाई बैंक कितना में बेची है हम एसेट को, 20,000। 20,000। sorry, 40 20। का मशीन 20 के लॉ 50% बुक वैल्यू पे बेची है, हाँ, मतलब 20,000 में बेचे। ठीक है, हाँ। और उसका जो लॉस है वो भी यहाँ लिख देंगे, वो 20। लॉस भी 20 है। ठीक है ना। अब मेरे को क्या करना है सर, अब मेरे को भैया जी बैलेंस बंद करना है। भैया यहाँ डिप्रिसिएशन, हाँ डिप्रिसिएशन कौन सा आएगा, हम यही रुक रहे थे इसीलिए। देखो जब विदाउट एक्यूमुलेटेड वाला कहानी हो तो एसेट का टोटल डिप्रिसिएशन आता है, और अगर विथ एक्यूमुलेटेड वाला होता तो अभी 1 मिनट में इसका वर्किंग बना के दिखाएंगे, अगर ये विथ एक्यूमुलेटेड होता तो।
तो यहाँ पर ये विदाउट एक्यूमुलेटेड है ना, सम में एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन का कोई वैल्यू नहीं दिया नहीं हुआ। दिया है। तो अपने आराम से टोटल डिप्रिसिएशन कितना दिया है, 60,000, 60। हाँ तो 60 लिख देंगे यहाँ पे। ठीक है, नियतम एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को एक और क्या बोलते हैं? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। लेकिन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ना बेटा पुराने जमाने का बात हो गया, ट्रेडिशनली बोलते थे हम लोग। आज मॉडर्न एरा में उसको एक्यूमुलेटेड ही वर्ड यूज करते हैं। ओके। लेकिन आप याद करने के लिए कर सकते हो कि उसी को प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन बोलते थे। अब यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर 2 बैंक परचेजेज आएगा मेरा 340। 3,40,000 मेरा एसेट का परचेज वैल्यू आएगा। बैलेंसिंग फिगर 3,40,000। ठीक बात। हाँ। अब देखो बेटा कौन सा आइटम कहाँ जाएगा, ये मेरा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में ऐड हो जाएगा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट बेच के पैसा आए। हम मशीन खरीदे होंगे तब इन्वेस्ट किए होंगे ना पैसा, हाँ आज बेच रहे हैं तो पैसा आ रहा है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से। यहां आज पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में माइनस में चला जाएगा, क्योंकि पैसा जा रहा है। कैश का इनफ्लो प्लस होता है, कैश का आउटफ्लो माइनस होता है। ठीक है, हाँ। चलो ये पीएल कहाँ जाएगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। कौन सा? हाँ ये हाँ ये तो पीएल 20,000 का जो है वो ऑपरेटिंग ऑपरेटिंग। एक्टिविटी में। प्रॉफिट ये लॉस है ना, हाँ लॉस प्रॉफिट को क्या प्लस कर होगा। देता है, लॉस प्लस प्रॉफिट को क्या करता है, कम करता है। कम करता है। ठीक करने के लिए ऐड प्लस। कर प्लस कर देंगे। क्योंकि हम उल्टा चलते हैं, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स से सम चालू होता है तो रिवर्स गियर में गाड़ी चलाते हैं। तो रिवर्स गियर में गाड़ी चलाएंगे तब जो नॉर्मली करते हैं उसका उल्टा करना है। वैसे ही डिप्रिसिएशन पीएल को क्या कर देता है, ऑपरेटिंग कम कर देता है। तो वही यहाँ पे भी होगा ऐड। प्लस तो बेटा ये दोनों फिगर ऑपरेटिंग में जाएगा, ये दोनों फिगर इन्वेस्टिंग में जाएगा। काम खत्म है ना। हाँ हाँ। अगर ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का सम होता, हम 1 मिनट लेगा आप लोग का, अगर ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का सम होता हम 2 लेजर बनाते, एक मशीन अकाउंट और एक एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। मशीन अकाउंट का बैलेंस यही आता 6,20,000 ओपनिंग, क्लोजिंग यही आता 8,60,000, सेल यही आता बाई बैंक 20,000, लॉस यही आता बाई पीएल 20,000। लेकिन यहाँ डेप्री कौन सा आता, ये जो एसेट एक्यूमुलेटेड बिका का है बैलेंसिंग उसका, फिगर। ये जो एसेट बिका है उसका डेप्री। तो जो एसेट बिका है वो कितने में बिका है बेटा, कितने? अब 20 उसका में बिका डेप्री है ना? कितना, उसका डेप्री कितना है 20। 20, 20। तो उसका यहाँ 20 डेप्री आता। ठीक है, अब यहाँ परचेज का फिगर कुछ और निकलता मेरा 380 निकलता, 380। कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ क्या होता भैया, सर हमको यहाँ पर भी ओपनिंग और क्लोजिंग दिया होता है एक्यूमुलेटेड का, हम पुट कर देते, 380। क्या हुआ 380 कैसे आया? 380 आएगा। देखो बेटा यहाँ 60,000 लिखे थे, अब 20 ही लिखे हैं, हाँ तो 40,000 से क्रेडिट साइड बढ़ा है ना, हाँ हाँ हाँ। तो इधर ही आएगा जो भी आएगा। ठीक है, मेरे हिसाब से फिगर शायद गलती हुआ है। 60 और 8 60 9 3 20 लाख। होता है, 3 लाख होगा। 3 लाख। 3 लाख हाँ, होगा। ठीक है 3 लाख आएगा, 3 लाख है, जो भी आएगा आने दो, इस सब में फर्क नहीं पड़ रहा है, हम केवल लॉजिक समझाने के लिए बात कर रहे हैं। हाँ। तो यहाँ वाला फिगर आ जाता है मेरा परचेज बैलेंसिंग फिगर। अब यहाँ क्या करते हैं बेटा, इधर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का ओपनिंग क्लोजिंग दिया होता, ठीक है, ये जो डेप्री है यहाँ आ जाता, 2 एसेट बोल के, जो एसेट बिका है उसका डेप्री यहाँ आ जाता। अब यहां से जो पीएल बैलेंसिंग फिगर निकलता वो करंट ईयर का डेप्री होता जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ऐड होता। तो जब विदाउट एक्यूमुलेटेड दे तो एसेट अकाउंट में ही सारे एसेट का फुल डेप्री लिख देते हैं और वहीं से परचेज फिगर निकाल लेते हैं। लेकिन जब एक्यूमुलेटेड डेप्री का सम दे, जो नेक्स्ट सम होगा अपना, वहां पे मशीन अकाउंट में केवल जो एसेट बिका है उसका डेप्री आएगा, वही डेप्री ट्रांसफर हो जाएगा एक्यूमुलेटेड डेप्री अकाउंट में, और एक्यूमुलेटेड डेप्री अकाउंट से मेरा करंट ईयर का डेप्री कैलकुलेट होगा जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ऐड होता है। ये बात क्लियर है एकदम? हाँ। तो एग्जाम में आपको इन दोनों में इस सम में जैसे ये दिया है, अगला सम ट्राई करेंगे वही पिक करे जाए, एक्यूमुलेटेड का भी झमेला दिया हो।
तो ठीक है, आप फटाक से पुटिंग देख लेते हैं। तो देखो 20,000 इन्वेस्टिंग में ऐड हो रहे हैं, 340 इन्वेस्टिंग में माइनस हो रहा है, 20,000 ऑपरेटिंग में ऐड हो रहा है और 60,000 ऑपरेटिंग में ऐड हो रहा है। तो हाथों हाथ सॉल्यूशन चेक कर लेते हैं। ये देखो डिप्रिसिएशन 60,000 ऐड हो रहा है, लॉस ऑन एसेट 20,000 ऐड हो रहा है। नीचे आ जाओ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में, ये देखो सेल ऑफ एसेट 20,000 ऐड हो रहा है क्योंकि पैसा आ रहा है एसेट बेच के, और परचेज ऑफ एसेट 340 ब्रैकेट में लिखिए, मतलब नेगेटिव, क्योंकि पैसा जा रहा है एसेट खरीदने में। तो ये एसेट बेचना या एसेट खरीदना इन्वेस्टमेंट का ही पार्ट होता है। आपको अगर ऐसे याद करना हो ना तो आप देखो एक बार सम में बैलेंस शीट देख के आपको और एक अच्छा चीज याद करवाते हैं। बैलेंस शीट का ये जो पार्ट है ना बेटा, ये पार्ट पहला दोनों आइटम, मतलब शेयर होल्डर्स फंड और लॉन्ग टर्म बोरोइंग, ये मेरा हमेशा फाइनेंशियल एक्टिविटी का पार्ट होता है, क्योंकि इससे बिजनेस में फाइनेंस आता है। करंट लायबिलिटी जो है वो चेंज इन वर्किंग कैपिटल का पार्ट होता है, क्योंकि वो करंट एसेट करंट लायबिलिटी वर्किंग कैपिटल में चला जाता है। तो ये करंट एसेट भी तुम्हारा वर्किंग कैपिटल का पार्ट होता है। और ये जो नॉन करंट एसेट है ना, तुम्हारा मशीन खरीदना, इन्वेस्टमेंट करना, मशीन बेचना, ये सब इन्वेस्टिंग का पार्ट है। इन्वेस्टिंग, तो ये पार्ट इन्वेस्टिंग एसेट का, नॉन करंट एसेट जो पार्ट है वो इन्वेस्टिंग का, पैसा आए जाए जो भी हो। हम लोग कई बार क्या गलती कर देते हैं ना बेटा, पैसा आ रहा है तब तो इन्वेस्टिंग सोच लेते हैं, लेकिन पैसा जा रहा है तो बहुत बार फाइनेंसिंग सोच लेते हैं, या पैसा आ रहा है तो फाइनेंसिंग सोच लेते हैं, पैसा जा रहा है तो इन्वेस्टमेंट सोच लेते हैं। वो गलती मत करना। पैसा आने जाने से एक्टिविटी का मतलब नहीं है, वो किस हेड को बिलोंग करता है उससे एक्टिविटी का मतलब है। ठीक है, हाँ तो ये वाला पार्ट क्लियर। चलो 2 एडजस्टमेंट खत्म, मेरा वर्किंग पार्ट मोटा मोटी खत्म, और हमको कोई वर्किंग बनाने का दरकार नहीं है। तो मामा आप क्या करें, अब बहुत सिंपल काम करेंगे अपने, अब अपने एक एक आइटम पकड़ेंगे और उसको कहाँ कहाँ पुटेंगे वो करते जाएंगे, आपका चैप्टर सम्स खत्म हो जाएगा। यही है कैश फ्लो का सोचने का तरीका। आप सोचने का तरीका सीखो, आइटम तो बेटा आपको आता ही है मोटा मोटी। मेरा आपको पढ़ाने का मतलब ये नहीं है कि हम आपको चैप्टर सिखा रहे हैं, हम आपको चैप्टर से ज्यादा सोचने का पैटर्न सिखाने का कोशिश कर रहे हैं। तो हम पहला काम क्या किए, हम नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स का वर्किंग सॉल्व कर लिए। हम दूसरा काम एसेट अकाउंट का काम कर लिए और प्रोविजन फॉर टैक्स का लेजर बना लिए। मामा ये दोनों एडजस्टमेंट, ये दोनों जब आइटम पुट करेंगे तो आराम से आपको आ जाएगा। चलो अब फटाक से बैलेंस शीट पे आ जाओ और एक एक आइटम करके सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे। देखो सबसे पहला आइटम क्या है आपका, शेयर कैपिटल है ना। शेयर कैपिटल में आपको पता है 2 ब्रेकअप है, तो हाथों हाथ ब्रेकअप पे आ जाओ एक बार के लिए। पहला ब्रेकअप क्या है, इक्विटी शेयर कैपिटल का। आपका 4.5 लाख का इक्विटी शेयर 5.5 लाख हो गया, मतलब 1 लाख से शेयर कैपिटल बढ़ा है, यानी शेयर इशू हुआ है। क्वेश्चन में कहीं पे बोला है कि पार प्रीमियम किस पे इशू किए, प्रीमियम बोला तो प्रीमियम कुछ पे तो नहीं है। किए ही है ना। नहीं बेटा, वो तो प्रेफरेंस शेयर प्रीमियम पे रिडीम किए हैं। अच्छा, वो तो प्रेफरेंस शेयर प्रीमियम पे रिडीम किया। अभी तो हम इक्विटी का बात कर रहे हैं, इक्विटी के बारे में मामा कुछ नहीं नहीं, बोला। बट बेटा इक्विटी में भी है ना बैलेंस शीट में यहाँ सिक्योरिटी रिजर्व, ये सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व देख के समझ में आ गया मामा कि ये तो प्रीमियम पे है। प्रीमियम पे ही है। तो बेटा जी 1,10,000 रुपया आप शेयर बेच के पैसा उठाए हो, हम ये लाइन बोले तो कोई प्रॉब्लम, हम 1,10,000 रुपया शेयर बेच के उठाए। शेयर बेचना खरीदना कौन सा एक्टिविटी का पार्ट होता है, फाइनेंसिंग तो सीधा जाओ और फाइनेंसिंग में पुट कर कर दो। सॉरी हम क्वेश्चन से उल्टा क्यों चले गए, नीचे आना है। ये देखो बेटा जी, फाइनेंसिंग में क्या किए, प्रोसीड फ्रॉम इशू ऑफ शेयर, या आप इशू ऑफ शेयर कैपिटल भी लिख देते तो कोई दिक्कत नहीं, इंक्लूडिंग सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व आप लिख दिए। ठीक बात। हाँ, ये नोट्स टू अकाउंट्स ये एडजस्टमेंट में दिया था कि सम्स का पार्ट था, दोनों सम्स का item। पार्ट। हाँ तो डबल इफेक्ट होगा नहीं, एडजस्टमेंट हो तब 2 इफेक्ट होता है। हाँ तो ये भी मन में आने का बात है बेटा कि इसका डबल इफेक्ट होगा या नहीं होगा, सिंगल इफेक्ट होगा या नहीं होगा। सिंगल ही होगा क्योंकि ये बैलेंस शीट का पार्ट है आपका।
सम्स में ही पूरा पार्ट, एडजस्टमेंट में पार्ट नहीं है ये। नहीं। चलो काम खत्म। मामा अगर ये नोट्स में दिया होता तो क्या होता? चलो अगर हम बोलते हैं कि ये जो प्रीमियम वाला बात है ना, ये आपको हाँ। नोट्स में दिया होता तो क्या होता? नोट्स में तो दिया हुआ है। नहीं, अरे मतलब एडजस्टमेंट में दिया होता तो एडजस्टमेंट। एक तो फाइनेंसिंग में जाता, 1,10,000 पूरा जाता। वेरी गुड हाँ, और दूसरा ये सिक्योरिटीज में रिजर्व। बेटा। ये मान के चलते कि पीएल में ऐड कर दिया होगा आपका अकाउंटेंट, प्रॉफिट समझ के, हाँ तो पीएल से माइनस भी होता। पीएल को बढ़ा दिया होगा तो पीएल को कम भी करता। हाँ चलो ठीक है, यही काम करेंगे प्रीमियम और रिडम्पशन रिजर्व में, देखना आपने। चलो सेकंड आइटम पे आ जाओ फटाक से। इक्विटी का काम खत्म। नेक्स्ट आइटम हाँ। प्रेफरेंस। तो मेरा 3 लाख का प्रेफरेंस शेयर था, 2 लाख का ही रह गया, मतलब 1 लाख रुपया लौटाए हैं, Redemption। रिडम्पशन किए। और वो यहाँ पे एडजस्टमेंट में बोला था 5% प्रीमियम पे लौटाए हैं, मतलब 1,05,000 रुपया वापस किए। तो एक तो फाइनेंसिंग में जाएगा पूरा 1,05,000 माइनस होगा, हाँ। और दूसरा पार्ट 5,000 रुपया ये जो है ये एडजस्टमेंट में दिया था, तो यानी मान के चलेंगे कि अपने प्रॉफिट से दे दिया होगा। तो प्रॉफिट को क्या हो गया, कम कर दिया, एक्स्ट्रा पैसा दिए। प्रीमियम लॉस है मेरे लिए देना, प्रीमियम देना मेरे लिए लॉस है, प्रीमियम मिलना मेरे लिए फायदा है। तो सर जी ये 5,000 आपके प्रॉफिट को कम कर दिया है, ठीक करने के लिए क्या करोगे? ऐड करेंगे। तो आपका काम खत्म। दूसरा इफेक्ट सर देख लीजिए फटाक से 1 सेकंड में। ये देखिए 1,05,000 रुपया लौटाए, तो नेगेटिव करके ब्रैकेट में लिखे रिडम्पशन और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इंक्लूडिंग प्रीमियम। हो गया? हाँ। चलो नेक्स्ट आइटम पे आ जाओ, दौड़ के बैलेंस शीट पे जाते हैं। तो आपने शेयर कैपिटल का काम कर लिए। हाँ अगला आइटम रिजर्व एंड सरप्लस। हाँ तुरंत नोट में दौड़ के आ जाते हैं कि क्या है सर, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का काम हो गया, जनरल रिजर्व का काम हो गया है ना बेटा, वो हम लोग जब नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालते वक्त ही। हाँ। और सरप्लस का काम भी वही हो गया। हो गया। तो जब हो गया एक काम को दोबारा नहीं करते मामा, हो गया काम खत्म। चलो थर्ड आइटम पे आ जाओ। देखो कैसे पढ़ते हैं, फिर सिखा रहा है, हम सम बनाना नहीं सिखा रहा है। चलो डिवेंचर पे आ जाओ। मामा डिवेंचर 1.5 लाख था, अब 260 हो गया, यानी और डिवेंचर इशू किए। इशू इशू की। किए। तो यहाँ पे प्रीमियम पार कुछ बोला है क्या सब में? कैसे नहीं। इशू किए? तो मानेंगे पार पे इशू किए। तो 1.5 लाख का 260 हो गया, मतलब 1,10,000 का डिवेंचर इशू किए। हाँ तो वो 1,10,000 कहाँ पे आएगा? 1,10,000 कहाँ पे आएगा? फाइनेंसिंग में ऐड हो जाएगा, क्योंकि पैसा मिल रहा है हमको। अब ना बेटा यहाँ हिडन एडजस्टमेंट है। क्या है मामा वो हिडन एडजस्टमेंट? इंटरेस्ट। छुपा हुआ एडजस्टमेंट, इंटरेस्ट है उसका। क्योंकि देखो तुमको ब्रैकेट में दिखना चाहिए कि 8% डिवेंचर लिखा है, मतलब मामा ब्याज भी तो देना पड़ेगा, है ना? हाँ अब मन में आएगा मामा 1.5 लाख पे ब्याज दे कि 260 पे ब्याज दे? 1.5 लाख। 1.5 लाख का 8% निकाले कि 2,60,000 का 8% निकाले? 1.5 लाख का नहीं है। 1.5 लाख का। फंस गए आप मेरे ट्रैप में, हम आपको जाल फेंका, फंसे हम। देखो मेरा शक्ल ही खाली बोला है बेटा, हम सच नहीं बोलते, लेकिन हम बहुत झूठ बोलते हैं तो आप मेरे लैंग्वेज में फंस गए। देखो मालिक यहाँ क्या बोला है, डिवेंचर कब रिडीम किए हैं, कब इशू किए हैं, सॉरी एंड ऑफ द ईयर। 1 अक्टूबर। 1 अक्टूबर एंड ऑफ द ईयर बेटा प्रेफरेंस शेयर रिडीम किए। हाँ। दक्ष को प्रेफरेंस शेयर बहुत पसंद आया हुआ है, वो घूम फिर के प्रेफरेंस शेयर में चला जाता है चलो तो 1 अक्टूबर को डिवेंचर इशू किए हैं, यानी आपका 1 अप्रैल से लेके 30 सितंबर तक तो 1.5 लाख रुपया इशू किया हुआ रहा। हाँ और रिमेनिंग 1,10,000 आपका, अब आपका 2,60,000 रुपया इशू किया हुआ रहा सितंबर से लेके मार्च तक, ये बोल सकते हैं। तो 1.5 लाख पे 8% इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा 6 महीना के लिए, 6,000। और 2,60,000 पे 8% इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा 6 महीने के लिए, है ना? 10,400। हाँ, या फिर आप ये कर सकते थे 1.5 लाख पे पूरा साल का निकाल लेते, और जो नया इशू 1,10,000 है उस पे 6 महीने का निकाल लेते, बात तो एक ही होता। तो कितना आ रहा है आपका टोटल इंटरेस्ट?
टोटल इंटरेस्ट आ रहा है 16,400। हाँ, तो एडजस्टमेंट का डबल इफेक्ट होता है कि सिंगल इफेक्ट होता है? डबल। वेरी गुड। तो पहला इफेक्ट क्या होना चाहिए? इंटरेस्ट मेरे प्रॉफिट को क्या कर देता है? कम कर देता है, तो ऑपरेटिंग देखो में ऐड प्लस किया करेंगे। ऑपरेटिंग में। और दूसरा बात, इंटरेस्ट पेमेंट मेरे कौन से एक्टिविटी का पार्ट होना चाहिए? हम ब्याज क्यों देते हैं? फाइनेंस। हाँ, क्योंकि हमको कोई फाइनेंस किया होगा। तो देखो हम ब्याज भी दे रहे हैं, तो इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर माइनस हो गया यहाँ पे। वहां एड बैक, यहाँ माइनस। आया मजा? हाँ। आ गया। मजा आना चाहिए। बोरिंग या बर्डन फील हो रहा है तो बंद कर देना चाहिए क्लास। मस्ती नहीं। करके सीखो, मस्ती करके कि हाँ ऐसे सोचना चाहिए था हमको भी। चलो ठीक है, ये एकदम नेक्स्ट एडजस्टमेंट पे आ जाओ। अब धड़ 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 होगा, कुछ है नहीं। तो बेटा शॉर्ट टर्म बोरोइंग, ये भी देखो लोन या बोरोइंग ऑलवेज फाइनेंस का पार्ट होगा। मामा ये तो करंट लायबिलिटी में दी है, तो आप इसको वर्किंग कैपिटल का पार्ट क्यों नहीं बनाए? बेटा लोन या ओवरड्राफ्ट ऐसा कुछ दे ना शॉर्ट टर्म में भी अगर, तो उसको फाइनेंस का पार्ट ही समझो। आई रिपीट, बैंक ओवरड्राफ्ट या आपको शॉर्ट टर्म बोरोइंग बोल के कुछ लोन फोन बोले, ये ऑलवेज किसका पार्ट होगा? फाइनेंस का। ये छोटी छोटी बातें हैं जो नहीं सीखने मिलती है। तो बेटा मेरा 50,000 साल के स्टार्टिंग में लोन था, 10,000 लोन वापस कर दिया, तो मेरा फाइनेंस क्या हो गया? 10,000 रुपये से कम होगा फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। हाँ, लोन चुकाए हैं ना, पैसा देव से जाएगा कि आएगा? जाएगा। जाएगा। जाएगा, तो फाइनेंस में माइनस में लिख दो। तो ये देखो रिपेमेंट ऑफ बैंक लोन 10,000 माइनस लिख 10,000। दिया। अब इसमें भी है मामा, ब्रैकेट में इंटरेस्ट मारा हुआ है। इंटरेस्ट। इंटरेस्ट है। नालायक लोग इतना हिडन एडजस्टमेंट दे दिया एक ही सब में। कोई नहीं, अपने सब एक ही सब में दे दिया, अपने अच्छा हो गया, अपने सारा आइडियोलॉजी सीख गए। तो फिर वही यहाँ पे लोन रिपेमेंट कब किया है मामा? वो भी 1 अक्टूबर को किया है ना। बैंक लोन वाज रिपेड ऑन द सेम डेट, डिबेंचर वाला लाइन में ही लिखा है। तो यहाँ पर भी मेरा कितना लोन है? स्टार्टिंग से साल के स्टार्टिंग में लोन था 50। 50,000। तो पूरे 50,000 पे 6 महीने का ब्याज इंटू 8% इंटू 6/12, और बाकी 40,000 पे फिर 6 महीने का ब्याज। या फिर आप ऐसे कर लेते, पूरे 50,000 पे साल भर का ब्याज और 10,000 पे 6 महीने का ब्याज माइनस। लेकिन आप यही करो, फुल फिगर पे, स्टार्टिंग वाला फुल फिगर पे फुल निकाल लो 6 महीने का, और नेक्स्ट क्लोजिंग वाले फिगर पे भी 6 महीने का। आपका इधर लिखा है कि बैंक लोन रीपेड, यानी कि बैंक लोन तो पूरा ही दे दिए। पूरा नहीं बेटा। अच्छा, आप रीपेड लिखा है, यहाँ लिखा है क्या फुल रीपेड? नहीं। तो कुछ लिखा नहीं, तो तो मानेंगे यहाँ कि रीड नहीं रीपेड करोगे? देखो ये रहा बैंक लोन आपका, क्या बोला है? साल के स्टार्टिंग में 50 था, अभी 40 है। तो ये लाइन पढ़ मतलब के समझ में नहीं आ रहा है कि 50 पूरा है। लोन नहीं चुकाए हैं? और अगर 50 और 40 की जगह 60 होता तो क्या करते? नहीं, तब हो ही नहीं मतलब सकता था वही। लोन रिपेड। ऐसा सम्स आपके साथ करता ही नहीं। हम्म, तब आपको नीचे बताता कितना लोन चुकाए और नया लोन कितना लिए। उतना गंदा एडजस्टमेंट नहीं करेगा आपके साथ, ठीक है? मतलब इसमें 10,000 का ही लोन रीपे किए। हाँ, ऑब्वियस बात है। साल के स्टार्टिंग में मेरा बैंक से लोन लिया हुआ था 50,000 का, और दक्ष हम साल के एंड में आके बोल रहा है मेरा लोन अभी 40,000 का है। तो आप क्या बोलोगे? मतलब मामा आप 10,000 चुका दियो। हाँ। तो वही तो कर रहे हैं बेटा। 3600 आ रहा है टोटल। तो 50,000 पे 8% और ये 40,000 पे 8%, 6 महीने के लिए टोटल आ रहा है 3600। वही। 3600। तो इंटरेस्ट का ट्रीटमेंट तो बेटा जी अभी हम लोग सीखे ही थे, फाइनेंस में हेलो। माइनस होगा, ऑपरेटिंग में ऐड होगा। प्लस। तो ये देखो, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन फाइनेंस ऑपरेटिंग में ऐड हुआ, और इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन फाइनेंस में माइनस। माइनस। अब आ जाओ बाकी के करंट लायबिलिटी करंट एसेट के आइटम पे। हम जंप नहीं करेंगे, हम एकदम आइटम पकड़ के चलेंगे। शॉर्ट टर्म बोरिंग का काम खत्म। ट्रेड पेएबल, साल के स्टार्टिंग में मेरा क्रेडिटर था 1,10,000, साल के एंड में 1,20,000। क्रेडिटर बढ़ रहा है, प्लस होगा। हाँ ठीक है, तुम्हारा आंसर करेक्ट है, बट हमको लॉजिक पे आंसर चाहिए। मेरा लॉजिक लॉजिक क्या था? क्योंकि आपने पैसे रोक के रखे अपने हाँ, पैसा जेब में मेरी है। जेब में है। उधार बढ़ गया मतलब पैसा भी हम दिए नहीं है, मतलब पैसा मेरी जेब में है। तो इसको हाँ। वर्किंग कैपिटल में प्लस में लिखेंगे। तो ये देखो, चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी, 10,000 रुपया ट्रेड पेएबल हम प्लस में लिखे। चलो नेक्स्ट आइटम पे आ जाओ।
शॉर्ट टर्म प्रोविजन का काम हम लोग कर चुके हैं, क्योंकि इसमें प्रोविजन फॉर टैक्स ही था, उसका काम हम लोग कर चुके। तो अब आ जाओ करंट एसेट वाले आइटम पे। तो करंट एसेट में बेटा करंट इन्वेस्टमेंट, ये मेरा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में चला जाएगा। इन्वेंट्रीज पे आ जाओ। साल के स्टार्टिंग में 1 लाख का स्टॉक था, साल के एंड में 1,95,000 का स्टॉक है। मतलब स्टॉक बढ़ गया, मतलब मेरा पैसा उलझ गया, माल बिका नहीं, मतलब पैसा अटका पड़ा है। तो 95,000 रुपीज वर्किंग कैपिटल में नेगेटिव जाएगा, है ना। तो देखो हाँ, ये 95,000 रुपीज, ये रहा इन्वेंट्रीज नेगेटिव है। चलो नेक्स्ट आइटम पे आ जाओ फटाक से, करंट एसेट के। ट्रेड ट्रेड रिसीवेबल्स। रिसीवेबल्स, डेटर तुम्हारा स्टार्टिंग में साल के 2 लाख था और एंडिंग में भी 2 ही लाख है। अभी भी 2 लाख ही, मतलब नो नो चेंज, चेंज। मतलब कुछ नहीं करेंगे। इस साल कुछ नहीं हुआ मतलब उसके साथ। तो इस साल मेरा और पैसा उलझा नहीं, ना मिला ना उलझा, तो इसका कुछ नहीं करेंगे। ठीक बात है ना, कुछ नहीं करेंगे। लेकिन एक बात करना चाहिए आपको, तुरंत एग्जाम में क्या करना, सम्स जहां पे खत्म कर रहे हो ना, वहां एक नोट लिख देना कि देयर इज नो इंक्रीज और डिक्रीज इन डेटर, सो इट विल नॉट कम इन दिस सम एनीवेयर। हमेशा जिस आइटम का कुछ भी नहीं हो रहा हो, सब में अगर आइटम दिया और उसका कुछ नहीं हो रहा है, ये बात आपको नोट में मेंशन करनी चाहिए, इस बात का नंबर मिलता है। एक लाइन खाली लिख दोगे फटाक से कि there will be no change, there is no change in trade receivable, it will not get impacted in any of the head, या it will not come in any of the head। ठीक है, हाँ चलो अभी मेरा नॉन करंट एसेट बच गया था और सम्स खत्म होने वाला है। फिक्स एसेट का काम हम कर चुके, अकाउंट बना के बकायदा। ठीक है, टेंजिबल एसेट ये रहा, 40,000 ओपनिंग में था, 15,000 क्लोजिंग में है। टेंजिबल एसेट में जनरली गुडविल होता है, सम साइलेंट है, तो वो इनटेंजिबल में होता है ना। सॉरी इंटेंजिबल एसेट में, हाँ गुडविल दिया भी है, ठीक है। इंटेंजिबल में गुडविल होता है, गुडविल दिया भी है। तो आपका 40,000 ओपनिंग था, क्लोजिंग 15 है। बेचे वर्ड यूज नहीं करते बेटा, बेचना या खरीदना आप एज्यूम नहीं कर सकते हो, सॉरी बेचना कभी भी एज्यूम नहीं कर सकते हो। ये राइट ऑफ हुआ है बेटा, डिप्रिशिएट हुआ है, अमोर्टाइज हुआ है। ठीक है, ऐसा क्यों? गुडविल ऐसे बिकता नहीं है बेटा, गुडविल बेचने के लिए आपको बिजनेस बेचना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा। ऐसे कैसे कोई आपका गुडविल खरीद सकता है? गुडविल नहीं, टेंजिबल एसेट्स नहीं, के लिए बोल रहा टेंजिबल हूँ। एसेट। टेंजिबल का तो काम कर लिए बेटा, टेंजिबल का तो काम एसेट अकाउंट बना के किए थे ना, परचेज सेल। अच्छा, ओ दोबारा ठीक नहीं है, ये करना। क्या पेज टेढ़ा है ना, मैं ध्यान नहीं दिया, मैं हाँ, कोई बात नहीं, टेंजिबल हम को इसीलिए 40 और 15 नहीं, लिख लिया। इनटेंजिबल एसेट है 40 से 15 हुआ, तो वो क्या होगा? अमोर्टाइज। अमोर्टाइज या राइट ऑफ। तो ये देखो यहाँ पे, ये कहाँ जाएगा? ऑपरेटिंग हाँ, में प्लस होगा ये क्योंकि देखो, प्रॉफिट कम करके ये देता देखो है। गुडविल रिटर्न ऑफ, या गुडविल अमोर्टाइज भी लिख सकते थे, चलता। ठीक है, 25,000 आ गया, तो इसका भी काम खत्म। आखिरी आइटम है नॉन करंट एसेट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। साल के स्टार्टिंग में आपका 80,000 रुपये इन्वेस्ट किया हुआ था, साल के एंड में आपका 1,25,000 इन्वेस्ट किया हुआ है, यानी 45,000 से इन्वेस्टमेंट क्या हुआ है? बढ़ा है। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में नेगेटिव होगा क्योंकि पैसा जा रहा है। ये देख लो, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट हो गया। अब बस काम खत्म। अच्छा, टैक्स पेड वाला बात ध्यान नहीं दिए, तो यहाँ लिखना है, ये रहा, ये 35,000 जो अपने वर्किंग में निकाले थे, तो ये पुटिंग हो गया आपका। तीनों एक्टिविटी से आंसर आएगा अब एक। तो देखो ऑपरेटिंग एक्टिविटी से मेरा आंसर आया 375। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से नेगेटिव आंसर आ रहा है क्योंकि 20,000 आया, जबकि 340 गया एसेट खरीदने में और 45,000 गया इन्वेस्टमेंट खरीदने में, तो नेगेटिव 365 आ रहा है। ठीक, वैसे मेरा फाइनेंसिंग एक्टिविटी से पॉजिटिव 85 आ रहा है क्योंकि देखो 1,10,000 आया, 1,10,000 और आया, डिबेंचर को इशू किए थे, इक्विटी शेयर भी इशू किए थे, दोनों से रुपया आया, 2,20,000 आया, लेकिन डिबेंचर पे ब्याज चुकाए, प्रेफरेंस शेयर का 1,05,000 रुपया लौटाए, बैंक लोन पे इंटरेस्ट चुकाए और डिबेंचर पे भी इंटरेस्ट चुकाए, तो अल्टीमेटली मेरा 85,000 रुपीज गया।
तो आया, sorry. तीन एक्टिविटी का फाइनल आंसर आ रहा है मेरा 95। 95. अब हम ओपनिंग कैश और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट दोनों को ऐड करेंगे। मेरा ओपनिंग कैश और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कितना था? 25 और 25 और 15. 15। 25 और 15 यानी 40। हाँ। तो देखो हम 40 को ऐड किए, मेरा आंसर 135 आ जाना चाहिए, जो कि मेरा क्लोजिंग कैश और क्लोजिंग इन्वेस्टमेंट से मैच हो जाना चाहिए। क्लियर है?